हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, हम आपको एमपी कांस्टेबल लगातार हर वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि हम एमपी कांस्टेबल 2026 की जो परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में हम आपको जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके तहत हमारा लक्ष्य है अब की बारी वर्दी हमारी। इसके तहत हम आपको अलग अलग जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको एमपी कांस्टेबल का मिलेगा, डेली क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप, ये सारी चीजें आपको जो है हमारे लेक्चर्स में मिलेगी। अलग अलग सब्जेक्ट का मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, स्टैटिक जीके में भी आपको एमपी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में वीडियोस मिल रही हैं लगातार। साथ ही साथ संडे टू संडे आपको मंथली करंट अफेयर भी मिल रहे हैं, जो जून 2025 से शुरू होकर के अभी हमारा जो है मई में हम पहुंचने वाले हैं। इस वीक आपको अप्रैल का मिला होगा। तो करंट अफेयर्स के वीडियोस देखिए, जिसमें आपको वन शॉट में पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, नेशनल हो, या फिर खेल से जुड़ा हो, कोई नई बुक आई हो, या कोई अवार्ड है, ऑनर्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं एमपी कांस्टेबल के लिए। अब जो भी पीडीएफ नोट्स बच्चे मांगते हैं उनको मैं बता दूं, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे, ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स चाहिए हैं तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, तो आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा। ये आपको इंस्टाग्राम का आइकन दिख रहा है, इंस्टाग्राम का ये हमारा क्यूआर कोड है, जहां पर आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी और मैथ्स और रीजनिंग की जो ट्रिक वगैरह होती है सॉल्व करने की, वो सब कुछ आपको मिलेगा। शॉर्ट वीडियोस लगभग 60 सेकंड की होंगी, जिसमें आपको कोई भी बड़े चेंजेस हो रहे हैं आपकी कंट्री में, कोई बर्निंग इश्यूज हैं, उससे जुड़ा सारा तथ्य आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय का जो प्रिपरेशन है करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नवोदय की बात कर लें, बैंकिंग की बात कर लें, पुलिस एग्जाम्स की बात कर लें, ठीक है, ये सब कुछ। साथ ही साथ आपको फर्स्ट से 12th तक के ट्यूशन क्लासेस भी मिल रहे हैं, सारे मीडियम के, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के हैं, जिसमें एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी, हिंदी और अंग्रेजी सारे माध्यम से आपको जो भी लेक्चर चाहिए है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, फी, टाइमिंग, बैचेस, सब कुछ। आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। इसके पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वो लेक्चर 29 था, जिसमें मैंने आपको प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में एमपी कांस्टेबल में बताया था, जिसमें हमने जो भी हिल स्टेशन वगैरह हैं या सांस्कृतिक स्थल हैं वो सब कुछ कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीआई एंड बैंकिंग के बारे में, यानी आरबीआई के बारे में हम कुछ प्रमुख फैक्ट्स जानने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका होगा लेक्चर नंबर 30, पार्ट 10। पार्ट 10 आपका स्टार्ट हो रहा है आज, यानी इसके पहले हम 9 विषयों पर बात कर चुके हैं, जिसमें आपको अलग अलग लेक्चर्स दे दी गई हैं। आज पार्ट 10 है, आरबीआई और बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लेक्चर 30 आपको आज मिल रहा है, यानी आरबीआई का ये पार्ट 1 होगा लेक्चर का। आरबीआई की अगर बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 1 है, प्रेजेंटेड बाय वीएस क्लासेस, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमपी कांस्टेबल की कराई जा रही है। तो विषय को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम आरबीआई की बात करते हैं, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या ट्रिलियंस का हिसाब है या आपकी जेब में रखा हुआ जो पैसा है, ठीक है, वो सारा कुछ भारत की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब में रखा पैसा या ट्रिलियंस का हिसाब किताब, ये सब कुछ एक ऐसे सिस्टम से नियंत्रित होता है, जिसकी शुरुआत महज 100 रुपए के शेयर से हुई थी। जी, मैं बात कर रही हूँ आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी हुकूमत के समय की अगर हम मुद्रा की बात करेंगे तो उस समय कोई भी ऐसा व्यवसायिक बैंक नहीं था, या कोई व्यवस्थित बैंक नहीं था, या कोई व्यवस्थित सिस्टम नहीं था जो इन सारे पैसों का हिसाब किताब या नीतियां निर्धारण करना, ये सारा काम करे। अगर हम 1920 के आसपास की भी बात करते हैं तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन बहुत बाद में ये जरूरत महसूस की गई कि हमारे देश में
एक ऐसी संस्था, एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत है जो केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करे, अर्थव्यवस्था की नीतियां बनाए, पैसे का पूरा जो भी विनिमय हो रहा है उसके बारे में बात करे, ना कि केवल एक सरकार हो और वो सारे काम देखे पैसों से जुड़ा हुआ। ये जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद से हमने जो है आरबीआई की स्टार्टिंग की थी। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई के कार्य क्या हैं, आरबीआई स्टार्ट कैसे हुई, उसका नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, इससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आरबीआई की शुरुआत जो है देखिए 1935 में, ठीक है, 1935 के आसपास हुई और उस समय महज 100 करोड़ की फंडिंग से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, महज 100 करोड़ की फंडिंग से। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी। आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके बारे में हम अक्सर जब भी संविधान पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं, दैट ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रचयिता बी आर अम्बेडकर, जिन्हें समाज सुधारक के रूप में भी हम देखते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को, आप क्योंकि पुलिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक बहुत ज्ञानी अर्थशास्त्री भी रहे हैं और उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम भी मैं बताऊंगी आपको आगे। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया था, अपनी किताब में बताया था। जैसे हम आरबीआई की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो अक्सर हम हिल्टन यंग कमीशन से स्टार्ट करते हैं, पर वो अकेला व्यक्ति, उन्होंने एक किताब रची और उसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश में आरबीआई की आवश्यकता है। वो इनडायरेक्टली उन्होंने बताया कैसे, उन्होंने इस समस्या पर प्रकाश डाला कि जो हमारे देश की अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय की, आजादी के पहले की, वो क्या करती थी, जैसे जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है, लेकिन जब पैसे की कमी आ जाती थी बाजार में या सरकार के पास पैसे की कमी आ जाती थी तो उनके पास मशीन थी, वो क्या करते थे, पैसे छाप लिया करते थे अपने हिसाब से। लेकिन इससे हो क्या रहा था, जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा रही थी, अपने हिसाब से पैसे छापना, अपने हिसाब से खर्च करना, कोई नीति नहीं थी, तो उससे जो है अर्थव्यवस्था में दिक्कत आ रही थी। तो जब इस समस्या पर बी आर अम्बेडकर जी ने जोर दिया अपनी किताब में, तब ये समस्या जो है हाईलाइट हुई और बाद में हिल्टन यंग कमीशन जो है उसे बनाया गया ताकि वो इस मुद्दे पर बात कर सके कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है उसे कैसे संचालित किया जाए बेहतर तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आरबीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। समस्या क्या थी ब्रिटिश काल की स्थिति में, देश में मुद्रा आपूर्ति और बैंकिंग नियंत्रण के लिए कोई केंद्रीय संस्था नहीं थी, हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से नहीं था जो सारे पैसे का जो है मैनेजमेंट करता, प्रबंधन करता, कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी। अलग अलग व्यावसायिक बैंक जो है वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, जिससे आर्थिक स्थिरता का भारी अभाव हो रहा था। अब आप अपने घर का ही उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है कमाने वाला, ठीक है, वो कमा रहे हैं और खर्च सारे लोग कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, बाजार में कितना जा रहा है या फिर पढ़ाई में कितना जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं होता, हर महीने बस पैसा इफरात खर्च हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास सारी खर्च का ब्यौरा हो और कितने और पैसे की जरूरत है इसका हिसाब हो। वैसे ही हम जब घर के संदर्भ में इतनी चीजें सोच रहे हैं तो देश के संदर्भ में सोचिए कि व्यावसायिक बैंक थे, निजी व्यक्ति थे जो अपने हिसाब से जो है पैसे का या आर्थिक स्थिरता का ये सबसे बड़ा कमी था, अपनी मर्जी से काम हो रहे थे सारे व्यावसायिक बैंकों के। तो यहाँ से जो है ये समस्या हाईलाइट होना शुरू हुई ब्रिटिश काल में कि हमें एक नियंत्रण की जरूरत है, बैंकिंग प्रणाली की जरूरत है। जिसके बाद से समाधान क्या मिला, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और मुद्रा एवं साख यानी क्रेडिट को एक सूत्र में नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक, एक सेंट्रल बैंक की जरूरत थी।
सेंट्रल बैंक की सख्त आवश्यकता महसूस की जाने लगी, एक संस्था की जरूरत महसूस की जाने लगी। और ये आपको जो दिख रहा है ब्रिटिश काल की स्थिति क्या थी, ये हमारी समस्या थी और उसका समाधान ये निकला। समाधान निकल गया, लेकिन कौन सी अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन लोग होंगे, कौन उसमें काम करेंगे, उसका हिस्सा कौन कौन होगा, क्या सरकार उसका एक अभिन्न अंग होगी, ये सारी चीजें अभी तय नहीं थी। अब जो मैंने आपको कुछ एक फैक्ट बताया बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक, ये अच्छे से हाईलाइट कर लेना, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, के विचारों ने आरबीआई के निर्माण के सिद्धांतों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ये किताब लिखी गई थी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, इसमें ये चीज हाईलाइट की गई, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, द ओरिजिन एंड द सोल्यूशन। इसमें ये बात उन्होंने हाईलाइट की कि अंग्रेजी हुकूमत अपने हिसाब से पैसे बनाना, खर्च करना, व्यय, ये सब कुछ कर रही है, जिससे आर्थिक अस्थिरता आ रही है। यहां से वो चीज हाईलाइट हुई थी। तो समस्या और समाधान तो ढूंढ लिया गया, फिर आगे क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना का सफर यहां से शुरू हुआ, द एवोल्यूशन टाइमलाइन। यहां से आरबीआई की शुरुआत हुई और कैसे हुई ये समझते हैं। सबसे पहले 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन नामक एक कमीशन बनाया गया, उसका गठन किया गया और उसका कार्य क्या था, केंद्रीय बैंक की स्थापना की आधिकारिक सिफारिश करना। यानी हमारे देश में व्यवसायिक बैंक थे, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, तो जरूरत थी कि एक केंद्रीय बैंक हो जिसका आधिकारिक सिफारिश की जरूरत थी कि वो उसका गठन किया जाए। तो ये गठन की बात किसने की, हिल्टन यंग कमीशन ने, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने ही बनाया था 1926 में। जिसके बाद से आगे चल करके 1934 में ये कानून बनाया गया आरबीआई के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसे पारित किया गया हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। उसके बाद से 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई। आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शेयर पूंजी, फंडिंग यहां से शुरू हुई थी 5 करोड़ से, शेयर धारकों के बैंक के रूप के साथ में कार्य करना शुरू किया। यानी बाकी जो निजी बैंक थे, निजी शेयर धारक थे, उनके साथ में काम करना शुरू किया आरबीआई ने। स्थापना यानी एक एक्ट बनाया गया कि हमारे देश में एक आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, जिसे बैंक ऑफ ऑल बैंक्स बोला जाएगा, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स बोला जाएगा। जिसके बाद से आरबीआई जो है उसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद से क्योंकि ये जो बैंक है वो अभी काम तो कर रहा था, ठीक है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ लूप होल्स थे, अभी भी अलग अलग काम कर रहे थे, अपनी मर्जी से चीजें चल रही थी। जिसके बाद से जो गरीब व्यक्ति हैं, मान लीजिए किसी को, अभी क्योंकि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन अभी भी आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर जब आरबीआई एक्ट बनाया गया तो अभी भी यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन दिख रहा है। यानी जो निजी व्यक्ति हैं, जो शेयर धारक हैं, वहां पर अगर निजी व्यक्ति होते हैं वहां पर लाभ की बात ज्यादा की जाती है। तो मान लीजिए अगर इस बैंक से किसी गरीब किसान को लोन चाहिए है तो वहां पर रिस्क तो ज्यादा है, तो क्या एक निजी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए बैंक में उस व्यक्ति की जगह होगी जो गरीब है, मजदूर है, जो लोन चाहता है, जहां पर रिस्क है, तो उसे लोन मिलेगा? जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा। इसके बाद से ये जरूरत महसूस की जाने लगी 1935 के बाद से कि हमें जो है आरबीआई का केंद्रीकरण यानी नेशनलाइजेशन करना होगा। नेशनलाइजेशन करने से क्या होता, जो गरीब तबके हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जिन्हें जरूरत पड़ती है लोन वगैरह की, उन पर भी ध्यान दिया जाने लगा। यानी अब नेशनलाइजेशन के बाद, राष्ट्रीयकरण के बाद, मुनाफा कमाना केवल यहाँ पर उद्देश्य नहीं था, बल्कि लाभ कमाने के अलावा यहाँ पर लोगों का कल्याण करना भी एक यहाँ पर उद्देश्य निकल करके सामने आया। 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन किया गया आरबीआई का। ये पूरा स्टोरी की तरह दिखा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप फैक्ट लिखते जाइएगा। रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में अंतरण अधिनियम 1948 लाया गया, जिसके तहत पूरे बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया और भारत सरकार का ये बैंक बन गया। यानी अभी तक यहाँ पर हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की कि एक बैंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर भारतीय रिजर्व
जो इंडियन बैंक है उसके लिए एक एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, और उसके आधार पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई, लेकिन अभी भी निजी व्यक्तियों के हाथ में था। लेकिन बाद में जाकर के 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया और भारत सरकार का बैंक बन गया आरबीआई। तो ये इनकी एक बेसिक स्टोरी है जो आपको जानना जरूरी था। अब आगे आ जाते हैं, जब आरबीआई की स्थापना हो गई तो इसका मुख्यालय, मैंने आपको बताया मुख्यालय, फंक्शन, कार्य क्या है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो जान लेते हैं मुख्यालय और कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तत्व हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उनके बारे में जानते हैं। मुख्यालय के सफर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में था, तत्कालीन कलकत्ता में। वर्तमान में 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। अभी जो है ये 1937 से अभी ये कहां पर स्थानांतरित है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन स्टार्टिंग में कहा था, कोलकाता में था। अब कुछ पद है यहाँ पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सुनते होंगे आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है और वो कौन से, यानी कौन से स्थान के गवर्नर हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट का जो लाभ है वो बाकी लोगों को भी मिल सके, वो भी पढ़ सकें, वो भी एग्जाम दें। ठीक है, वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, जिसका श्रेय आपको भी जाएगा क्योंकि आपने लिंक शेयर किया होगा। ठीक है, तो ये काम करिए और मुझे बताइए कि अभी आरबीआई का जो अभी गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गवर्नर थे, यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में, जो पहले गवर्नर हैं उनका नोट पर सिग्नेचर होता है, आप देखते होंगे। ठीक है, तो ये वो गवर्नर थे, पहले गवर्नर, जिन्होंने कभी नोट पर सिग्नेचर ही नहीं किया। जिसका कारण क्या था? जिसका कारण था कॉन्फ्लिक्ट या फिर झगड़ा। इनका जो अंग्रेजी हुकूमत है, उस समय गवर्नमेंट थी, उससे इनका विवाद चलता रहता था, जिसके कारण इन्होंने कभी उस नोट पर सिग्नेचर ही नहीं किया, गवर्नर होने के बावजूद। तो प्रथम गवर्नर जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ ने प्रथम गवर्नर थे, उन्होंने कभी सिग्नेचर नहीं किया और इनका कार्यकाल 2 साल रहा, 35 से लेकर के 37 तक। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर के रूप में सर्व कर रहे थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी बैंक नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दूसरा, भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर आरबीआई के, ये तो अंग्रेजी हुकूमत के ही थे, लेकिन इनका भी विवाद चलता था उन्हीं की गवर्नमेंट से। लेकिन भारत की अगर बात करेंगे तो भारत के पहले, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की अगर बात करेगा, पूछेगा आपसे, तो सीडी देशमुख आप बताएंगे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। सिर्फ प्रथम गवर्नर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे सर ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर पूछता है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन रहे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए सीडी देशमुख। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका कार्यकाल 1943 से लेकर के 49 तक था, भारत के पहले गवर्नर आरबीआई के। इनके कार्यकाल के दौरान ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्योंकि 49 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, तो उस समय इन्हीं का कार्यकाल था, यही गवर्नर के रूप में थे वहां पर। तो इनके कार्यकाल में ये भी पूछेगा कि कौन से ऐसे गवर्नर थे, उस गवर्नर का नाम बताइए जिनके कार्यकाल में जो आरबीआई है उसने नेशनलाइजेशन पर ध्यान दिया था। तो आप बता सकते हैं सीडी देशमुख। ये मुख्यालय की बात हो गई और कुछ ऐतिहासिक तथ्य की बात हो गई। अब आ जाते हैं अर्थव्यवस्था का कंट्रोल। आरबीआई के 5 प्रमुख कार्य क्या हैं। अब आरबीआई बना तो दी गई है, आपने हिस्ट्री जान ली, किस बुक से आया थॉट, कौन सा कमीशन यहाँ पर जो है इंक्लूडेड है, वो सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं 5 प्रमुख कार्यों की जो आरबीआई करता है। सबसे पहले, इशू ऑफ बैंक नोट्स। नोट निर्गमन का काम जो है वो आरबीआई करता है। देश में मुद्रा छापने का एकाधिकार जो है वो किसके पास है? मुद्रा छापने का एकाधिकार आरबीआई के पास है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या 1 रुपए या फिर जो सिक्के हैं उस मुद्रा पर काम आरबीआई करता है या नहीं? ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो पहला काम यानी मुद्रा को छापने का काम, इस चीज का एकाधिकार यानी मोनोपोली जो है वो केवल और केवल आरबीआई के पास है। ठीक है, दूसरा काम,
सरकार का बैंकर, बैंकर टू गवर्नमेंट, यानी केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय कार्यों का प्रबंधन करता है। यानी जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो जो भी कार्य करती है अपने कार्यकाल में, उसका जो वित्तीय प्रबंधन होता है, आर्थिक स्थिति की बात होती है, वो आरबीआई करता है। वित्तीय कार्यों का प्रबंधन जो है वो आरबीआई करता है। दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक, यानी बैंकर्स बैंक बोला जाता है इसे। सभी बैंकों का नियमन और वित्तीय संकट में अंतिम सहायता यही प्रदान करता है। यानी क्या बता रहा है, जो आरबीआई है वो बैंकर्स बैंक बोला जाता है, यानी जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनके लिए जो नीति निर्धारण का काम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम है, वो आरबीआई करता है। और यदि किसी बैंक के ऊपर आर्थिक संकट आने वाला रहता है तो उस स्थिति में भी आरबीआई सामने आता है और उनकी मदद करता है। चौथा कार्य है विदेशी मुद्रा का संरक्षण, फॉरेक्स कस्टोडियन, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार व रुपए के मूल्य की स्थिरता पर काम करता है। जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा आ रही है देश में, उसका जो है देख रेख या उसकी स्थिरता की बात आरबीआई करता है, नियमन बनाने का कार्य करता है। पांचवा और आखिरी कार्य जो आपको समझना है वो है साख एवं मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण, यानी क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है। महंगाई हो या मंदी हो, मॉनेटरी पॉलिसी का सटीक प्रबंधन इसके पास होता है। मार्केट में कितना मनी फ्लो होना है, कब जो है पैसे को स्थिर कर देना है, ये सारी चीजों पर कार्य मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण आरबीआई करता है। अब आगे आगे हम क्या देखेंगे, जो ये 5 कार्य मैंने आपको बताए कि इशू ऑफ बैंक नोट करता है, यानी नोट निर्गमन करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है, सारे बैंकों की सहायता करता है, जो विदेशी मुद्रा आती है उसका संरक्षण करता है, साख यानी क्रेडिट कंट्रोल करता है। ये 5 प्रमुख कार्य जो है आपको दिख रहे होंगे आरबीआई के, ये बहुत ज्यादा जरूरी कार्य होते हैं जो आरबीआई करता है। अब ये जो सारे काम आपको दिखा रहा है उसको एक एक बार अलग अलग हमें समझना है। जो कि आपको सबसे पहला कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य आपको बता रहा है नोट निर्गमन का एकाधिकार। अब यहाँ से जो 5 प्रमुख कार्य हैं उसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपका लेक्चर नंबर क्या था, 30 था, पार्ट 10 आरबीआई को हमने स्टार्ट किया है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की जरूरत थी आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने कार्य देखे हैं, 5 प्रमुख कार्य आरबीआई के, उसको समझेंगे। यानी नोट इशू कैसे करता है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, सरकार के मदद के रूप, सरकार का जो बैंक है, जैसे बोला जाता है ना सरकार का बैंकर, तो वो कैसे कार्य होता है, कैसे प्रणाली चलती है, कैसे रूल्स बनाती है आरबीआई, ये सारी चीजें अभी हमारी बची हुई हैं। और जितने भी फैक्ट्स हैं उसको लगातार कॉपी में लिखते जाइए, ताकि आप आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लिखते जाइए। और आपको हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई इस कारण बताई जाती है ताकि स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाए, तो फैक्ट तो आप लिख ही लेंगे। तो नोट्स ऐसे बनाइए कि जब एग्जाम आने वाला हो तो सिर्फ रिवीजन कर लें तो आपको सारी चीजें याद हो जाएं। तो आशा करती हूँ आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। आरबीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये देखेंगे तभी आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।